गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को विज्ञान का अध्याय 2 प्राणियों में पोषण पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है। और जो प्राणी होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, या तो वो पौधों को खाते हैं या फिर उन जानवरों को खाते हैं जो कि पौधों को खाते हैं। इस तरह जो प्राणी है, विभिन्न प्राणी है, वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें अपने शरीर को अच्छे से वृद्धि करना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ लेने की आवश्यकता है। जैसे प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। यानी कि प्राणी के पोषण में क्या क्या आएगा? पोषक तत्व क्या हो गए? जैसे आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, ये हमारे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। उसके अलावा आहार के अंतर्ग्रहण करने की विधि, यानी जो आहार हमने लिया उसको हम किस तरह ग्रहण करते हैं, और फिर उसका हम उपयोग की जो विधि है, वो ये तीनों हमारे पोषण के अंतर्गत आता है। तो आज के पूरे चैप्टर में हम प्राणियों के पोषण के अंतर्गत इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने कक्षा 6 में खाद्य के अनेक संघटकों के बारे में पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए। 1-2 में याद दिला देती हूँ आप लोग को। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अब आगे आप लोग खुद याद करके लिखेंगे। यहाँ पे आपका 4 दिए हैं, 1-2 और आप लोग अपना लिखेंगे, याद करके लिखेंगे, आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। अब आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर कोई चीज़ हम खाते हैं तो हम सीधा कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही उसका पाचन नहीं करते हैं। उनका हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? विखंडन होता है। फिर हमारे शरीर में पाचन के द्वारा उसके पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को ये जटिल पदार्थ है, इसको सरल पदार्थ में बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ आरेख में दिखाया गया है, ठीक। चित्र को देखिए ध्यान से। जटिल पदार्थ है, फिर सरल पदार्थ में उसको बदला गया है। ये कार्य हमारे आहार नाल में होता है। आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं जिनसे विभिन्न डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं। वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। जैसे अगर हमने कोई प्रोटीन युक्त या कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त कोई भी हम चीज़ खाते हैं तो उसी रूप में वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, पहले उनका विखंडन होगा, तब हमारा शरीर उसे ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं वो इन खाद्यों को किस तरह ग्रहण करते हैं। क्या सब एक ही तरह से ग्रहण करते हैं? अगर देखो, जैसे अगर मधुमक्खी है वो पौधे के मकरंद को चूसती, यानी चूसते हुए अपना भोजन ले रही है, तो क्या मानव है और जलीय प्राणी है वो भी अपना भोजन चूस कर ही ग्रहण करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मानव और जंतु में जो शिशु हैं वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर, सर्प,
वंश के जो प्राणी हैं अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। या आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो सांप है, सुना होगा कभी कभी चूहे को पूरा का पूरा निगल गया, या आपने देखा भी होगा, या आप अगर डिस्कवरी चैनल देखते हो उसमें दिखाते हैं कभी कभी, शायद आप लोगों ने देखा हो। और जैसे जलीय प्राणी है वो आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। तो इस तरह आपने पढ़ा कि जो जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, ये अपने इनके जो खाने का तरीका है, खाद्य को अंतर्ग्रहण करने की जो विधियां हैं वो अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये एक्टिविटी 2.1 दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है आपको लिखनी है। जंतु का नाम दिया है, आहार का प्रकार, कौन सा किस प्रकार का आहार खाता है, और उस आहार को ग्रहण करने की विधि क्या है उसकी। तो ये आपके क्या है, होमवर्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक स्टार फिश है, इसके भी एक अद्भुत तरीका है अपने भोजन को ग्रहण करने का। ये क्या करती है, जो स्टार फिश यानी जो तारा मछली कहते हैं इसे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। क्या करती है, उसके कवच को तोड़ती है पहले, फिर क्या करती है, कवच खोलने के बाद अपने मुख से आमाशय को बाहर निकालती है। आमाशय यानी उसके स्टमक को बाहर निकालती है अपने मुख से। फिर क्या करती है, उस जंतु के कोमल भाग को खा जाती है, डायरेक्ट आमाशय में जाता है, और फिर वो आमाशय फिर वापस शरीर में चला जाता है, और फिर वहीं धीरे धीरे उसका पाचन होता है। तो इस तरह ये स्टार फिश का एक अनोखा तरीका है पाचन का, भोजन अंतर्ग्रहण का। अब आप देखेंगे मानव में पाचन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ये तो है, ये मुंह से हम भोजन खाते हैं, फिर इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। फिर आहार का जो बिना पचा भाग होता है मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। ये आपका डेली रूटीन है, आप लोग डेली अपना नियम से भोजन खाते हैं, फिर जब पेट में जाता है तो उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका उपयोग करते हैं। उपयोग कैसे करते हो आप लोग, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हो, लिखते हो, खेलते कूदते हो, दौड़ते हो, तो इन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ये आपका उपयोग है। तो एनर्जी आती कहाँ से, भोजन से ही आती है। तो डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्व तो हमको मिलते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। अब फिर जो आहार का बिना पचा भाग होता है वो मल के रूप में निष्कासित हो जाता है। ये हम लोग का डेली का रूटीन है। लेकिन आपने कभी सोचा है या ये जानने का प्रयास किया है कि जब हम भोजन खाते हैं शरीर के अंदर जाता है तो इसका होता क्या है। भोजन जो है एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ये देखिए इस चित्र में देखिए, ये देखिए मुख गुहिका है, ऊपर देखिए मुख गुहिका से लेके नीचे पूरा गुदा तक जा रही है। ये पूरी आपकी आहार नाल है जिसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वो भाग कौन कौन से हैं पहले इधर नाम देख लेते हैं। पहला आपका है मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका, तीसरा आमाशय, चौथा शुद्ध आंत्र जिसे छोटी आंत भी कहते हैं, पांचवा वृहदांत्र जिसे बड़ी आंत कहते हैं जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा छठा है मल द्वार अथवा गुदा। ठीक है, क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है क्या, देखते हैं चलिए। ये सभी भाग मिलकर क्या बनाते, आहार नाल का निर्माण करते हैं। ये सारे भाग मिलकर क्या बनाते, आहार नाल का निर्माण करते हैं। चलिए इस चित्र की सहायता से समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहिका। ये देखिए मुख गुहिका। मुख गुहिका में क्या होता है, जब सबसे पहले पाचन शुरू होता है तो कहाँ से होता है, मुख गुहिका से ही शुरू होता है। जब भोजन मुंह में डालते हैं तो क्या कौन कौन सी यहाँ पे ग्रंथ काम करती है। हमारी लाला ग्रंथि होती है जिसे लार ग्रंथि कहते हैं, और दांत होते हैं, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग और है वो है हमारी जिह्वा, जीभ, जो कि भोजन को लार के साथ मिक्स करती है, और फिर दांत उसको अच्छे से चबाते हैं
और जब अच्छे से दांत उसको चबा लेते हैं, खाने को लार के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो तब ये भोजन कहाँ जाता है? ये ग्रसिका द्वारा भोजन सीधा जाता है आमाशय में। तो भोजन का इस तरह भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो जब ये भोजन ये ग्रसिका द्वारा कहाँ पहुँचा? आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय में इसका आमाशय जो है एक मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। ये जे के आकार की होती है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है और ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ये एक और होता है, देखो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और एक और ये जो है क्षुद्रांत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी ओर क्षुद्रांत्र से खुलता है ये आहार। ये जो आमाशय में आमाशय का जो आंतरिक स्तर होता है उसमें श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। ये श्लेष्मल जो होता है आमाशय का, ये आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है स्टमक में, वो जो भोजन के साथ जो कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है ये। ठीक है, और साथ ही यह माध्यम जो अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जो है प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी भोजन होता है वो जाता है क्षुद्रांत्र में। आमाशय के बाद कहाँ जाता है? क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। दिखने में छोटी होती है क्योंकि ये बहुत कुंडलित यानी मुड़ी हुई होती है, इसलिए ये छोटी दिखाई देती है, लेकिन इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। यह यकृत एवं यकृत, देखिए ये यकृत इधर है, ये देखिए यकृत, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यकृत। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अग्नाशय देखिए इधर है, ये अग्नाशय, ये यानी कि ये यकृत और अग्नाशय का स्राव कहाँ जाता है? ये क्षुद्रांत्र में जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। एक तो ये यकृत से लेती है और अग्नाशय से लेती है, उसके अलावा इसकी भित्ति से भी कुछ यकृत जो है कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के यानी आमाशय के दाहिनी भाग में रहती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? यकृत। ठीक है, यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस, कौन सा रस? पित्त रस, जो एक थैली में संग्रहित रहता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। देखिए नीचे पित्ताशय दिख रहा है, जो पित्त रस है इसमें संग्रहित हो जाता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब इधर देखिए जो अग्नाशय है, अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां रस का पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। ठीक है, जहां जो आंत रस का पाचन है क्रिया को पूर्ण रूप दे देता है। अब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब आपका कहाँ जाएगा भोजन?
अब यहाँ पे आपका जब पूर्णतः पाचन हो गया है तो अब शुद्धांत्र में क्या होता है, अवशोषण होता है उसके बाद, क्योंकि पचा हुआ जो भोजन होता है अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। क्योंकि शुद्धांत्र की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। जो शुद्धांत्र है उसकी आंतरिक भित्ति में उंगलियों के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर या दीर्घरोम भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घरोम क्या होते हैं, पचे भोजन के अवशेषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का एक जाल फैला रहता है, जो दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, और अवशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो अब अपचित भोजन है शुद्धांत्र से अब जाएगा आपका बृहदांत्र में। ठीक है, बृहदांत्र जो है शुद्धांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर होती है। शुद्धांत्र की लंबाई हमने 7.5 मीटर बताई थी ना, और बृहदांत्र की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मुख्य कार्य क्या है बृहदांत्र का? बृहदांत्र का मुख्य कार्य है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना, और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ होता है वो कहाँ चला जाता है, मलाशय में। ठीक है, और जहाँ अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है, और समय समय पर क्या होता है, ये मल समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, निष्कासन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आपका क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो गया। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो फिर बार बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो है ये जो आपने सबसे पहले पढ़ा था, जहाँ से शुरू होता है आपका डाइजेशन शुरू होता है, उसमें पढ़े थे आपने मुख गुहिका में आपके जो दांत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपके दांत नहीं होंगे तो आप भोजन को अच्छे से नहीं चबा पाओगे। अगर अच्छे से भोजन को नहीं चबाओगे तो डाइजेशन नहीं होता है अच्छे से। तो भोजन को खूब अच्छे से चबाकर खाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके निचले एक जबड़े की बनावट दी हुई है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे नीचे देखिए आपके दिए हुए कृतंक, इनकी संख्या कितनी है, 4 नीचे के जब निचले जबड़े में होते हैं और 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं। इनका काम होता है खाने के टुकड़ों को पकड़ना और काटना। ठीक है, उसके बाद है आपका रदनक। रदनक की संख्या होती है 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के जबड़े में, और इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना। ठीक है, उसके पीछे आपके अग्र चवर्णक, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनकी संख्या होती है 4 नीचे के जबड़े में, 4 ऊपर के जबड़े में, और उसके पीछे है चवर्णक। चवर्णक कितनी होती है इनकी संख्या, 6 नीचे के जबड़े और 6 ऊपर के जबड़े में। इनका काम भी होता है भोजन को और अच्छे से चबाना। इस तरह दांतों की कुल संख्या होती है 32। ठीक है, इसीलिए भोजन को खूब अच्छे से चबाना चाहिए और अपने दांतों की सुरक्षा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर दांत नहीं रहेंगे तो आप भोजन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और आपको एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले 2 बार ब्रश ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके दांतों की व्यवस्था हो गई। उसके बाद आप 2.2 ये सारणी दी हुई है, इसको आप लोग भरेंगे। हमने बताया भी, सुनकर आप लोग इसे भर सकते हैं, वही चीज़ें हैं ये। और उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और बताना चाहती हूँ मैं, ये लार के बारे में, जो आपने पाचन की शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो लार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लार ग्रंथि।
तो हम देखते हैं कि लार ग्रंथि की क्या महत्व है। एक प्रैक्टिकल एक क्रियाकलाप से जानेंगे। हम 2 परख नली लेंगे, एक में ए इंडिकेट करेंगे, दूसरे में बी इंडिकेट करेंगे। इंडिकेट मतलब चिन्हित कर देंगे, जैसे कि एक परख नली ए है और एक परख नली बी है। अब क्या करेंगे, परख नली ए में उबला हुआ चावल डालेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच उबला हुआ चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाएंगे। अच्छे से चबाएंगे, क्यों? ताकि उसमें लार चला जाए। अब उसको हम परख नली बी में डाल देंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परख नली ए में सादा चावल है और परख नली बी में जो चावल है उसमें लार है। ठीक है। अब उस दोनों परख नली में 3 से 4 मिलीलीटर हम जल डाल देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे और प्रेक्षण को देखेंगे। ध्यान से देखिए, ए बी में आपको कुछ अंतर नज़र आएगा? हाँ, बी ए कलर बदल दिया है और बी ने अपना कलर नहीं बदला। क्यों? बी ने क्यों नहीं बदला? क्योंकि बी में अब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें जो लालर रस था, चावल के मंड को उसने अब शर्करा में बदल दिया है। इसलिए अब क्या है, उसने अपना रंग नहीं बदला। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहते हैं, ये है आपकी जीह्वा। ये भी हमारे पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, भोजन को लार के साथ मिक्स करती है। उसके अलावा हमारे बोलने में सहायता करती है। अगर जीभ नहीं होगी, कटी हुई होगी, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते। उसके अलावा जीभ जो है हमारे स्वाद का भी अनुभव हमें कराती है। तो उसके विभिन्न क्षेत्र होते हैं स्वाद के। तो देखिए, इसमें अलग अलग ड्रॉ किया गया है, तो मैं इसको ऐसी कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की। सबसे आगे देखिए, आपको जाली की तरह जो सबसे अगला हिस्सा है वो जो दिखाई दे रहा है, वो आपको मीठा स्वाद का अनुभव कराता है। उसके पीछे जो लाइनिंग वाला हिस्सा है, उससे आपको खट्टे स्वाद का अनुभव होगा। उसके जो पीछे वाला हिस्सा है, उससे आपको नमकीन स्वाद का अनुभव होगा। और उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा, लास्ट वाली जो एक लाइनिंग है, लास्ट में बिंदी उसके आगे वाली, वहाँ पे आपको कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। इस तरह जीभ के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें अलग अलग स्वाद का आपको अनुभव होता है। तो आप इसको घर में खुद करके देखेंगे और इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखेंगे, कहाँ पे खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन महसूस होता है, उसको आप नामांकित करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को सुनकर आपको इसको समझ में आ जाएगा, आप इसको कर लेंगे। तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ना आए समझ में, बार बार उसको देखिए और ज़रूर आपको समझ में आएगा। अपना ध्यान रखिए, टाइमली अपना होमवर्क करिए, पेंडिंग मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट का होमवर्क देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, ना समझ में आए तो पूछिए। ठीक है, ओके। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।